अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, उन्होंने कहा है कि अपनी फोर्सेस को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को और कंट्री को के सावधान रहिएगा और नेबरिंग कंट्रीज़ में, अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ हो रहा है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अजीज़ दोस्तों, क्वेट एक आइडिया था चाइना को साउथ सी चाइना में चाइना का हेजेमनी है या चाइना का जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक अलायंस बना था जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और शायद ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ का, क्योंकि 3 कंट्रीज़ तो उस साउथ सी चाइना जो है साउथ चाइना सी जो, उसमें इंडिया तो है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान तो है और अमेरिका तो फिर जगत बदमाश है, तो पूरी दुनिया का बदमाश है, तो उसमें तो हर चीज़ में होना ही है। तो क्वेट की मीटिंग हर साल हो रही है 2021 से रेगुलरली, और चारों देशों के लीडर इसमें मिलते हैं। इस साल भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जा रहे हैं जनरल असेंबली के, यूएन जनरल असेंबली के सेशन अटेंड करने के लिए। तो ये बाकी लीडर्स भी पहुंचे होंगे। तो बाइडन ने अपना आखिरी प्रोग्राम, क्योंकि इसके बाद नवंबर में तो इलेक्शन है और इसके बाद बाइडन कैंडिडेट नहीं है, तो ये इनका आखिरी 2 महीने हैं, तो उसमें ये एक मीटिंग हो रही है। देखें अजीज़ दोस्तों, भारत है ना, अब कोई इसको एग्जेजरेशन कहे, कोई कुछ कहे, भारत की इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस तो हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त। और ये अगर आप कहें ना कि ओवरनाइट, तो ओवरनाइट ही हुआ है। मतलब 2018-2019 से पहले, 2018-2017 से पहले नहीं था भारत का इतना इंटरनेशनल मामलात में इन्वॉल्वमेंट। लोगों की, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज़ की भारत से वो रिक्वायरमेंट्स नहीं थी कि हर इशू पे अब भारत भी, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वार के लिए यूरोपियन लीडर्स भी जाते हैं, पुतिन से भी मिलते हैं, ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं, पूरी दुनिया के वो करते हैं। लेकिन जो मोदी जी गए, दोनों से मिलने गए, पुतिन से भी मिलने गए, फिर इसके बाद अमेरिका को फ़ोन करके वो बाइडेन साहब पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात हुई, क्या है। यानी इसका मतलब अंदर खाने भारत की लीडरशिप सीरियसली ट्राई कर रही है कि ये जंग रुक जाए। और ये अभी डोवल साहब मॉस्को गए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कुछ बातें जो कि नहीं करना चाहते फ़ोन पे, या कुछ ऐसी चीज़ें, और डिटेल में जानना चाह रहे थे कि क्या बात हुई ज़ेलेंस्की से। और यानी ये तो बताने की बातें हैं, जैसे अभी डोवल साहब ने जो बताया तो वो खाली प्रेस के लिए था। बैठ के घंटा अगर बात हुई है तो कुछ तो चीज़ें हैं ना जो इस एक साइलेंट डिप्लोमेसी चल रही है थ्रू भारत। इतना बड़ा मुद्दा है, आपको पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दरवाजे पे पहुंच गई है ये रशिया यूक्रेन वार। क्योंकि कल परसों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अमेरिका पहुंचे और जो बाइडेन के साथ काफ़ी देर तक, घंटों तक ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि यूक्रेन को अब हम इजाज़त दे दें कि वो रशिया के अंदर मिसाइल मारे। अब मिसाइल तो यूक्रेन के बाप की हिम्मत नहीं कि पैदा करे, मिसाइल तो सारे इन लोगों ने दिए हैं। अब ये जो ब्रिटिश मिसाइल अगर गिरता है रशिया की टेरिटरी में इंटेंशनली बाय यूक्रेन, तो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में साफ कह दिया है कि अगर रशिया के अंदर यूक्रेन ने हमले की इजाज़त दे दी अगर अमेरिका और नेटो ने, तो ये हमारी नेटो से जंग होगी फिर। और नेटो से जंग का मतलब वर्ल्ड वार, क्योंकि इट विल बी डायरेक्ट, इफ इट इज़ ए डायरेक्ट वॉर बिटवीन नेटो एंड रशिया, देन इट विल बिकम ए वर्ल्ड वार। इसको रोकने के लिए मतलब इंडिया की लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है सीरियसली, और उनकी इन चीज़ों को सीरियसली लिया भी जा रहा है मुख्तलिफ लीडर्स से। अब देखें, एक चीज़ है कि G7 के बारे में मैंने बताया था, यूरोप, अमेरिका,
डेवलप्ड कंट्रीज, पूरी दुनिया के जीडीपी पे G7 का कंट्रोल था। फिर चाइना आया, फिर रशिया रीडेवलप हुआ। सोवियत यूनियन के बाद रशिया का जीडीपी भी फारिग था, सब कुछ था। रशिया ने पुतिन के उस लीडरशिप में वापस डेवलप किया। इंडिया आया, नए ग्रुप्स आए। आगे अगर देखें तो साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। और चीज़ें चेंज हो गई हैं G7 के हवाले से। अब आप सोचें ब्रिक्स से, ब्रिक्स के चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इन 5 कंट्री का जीडीपी G7 के जीडीपी को क्रॉस करता है। और फिर मिलिट्री पावर, यूरोप बेशक पावर होगी कितनी भी होगी, लेकिन चाइना और इंडिया के मुकाबले पे मैं यूरोप की पावर को कम समझता हूँ। फिर रशिया, चाइना, इंडिया, मिलिट्री पावर आप सोचें तो हर लिहाज से ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ब्रिक्स को एक ही अड़चन है। अब कब का ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया होता। अड़चन है भारत और चाइना के रिलेशनशिप, उसको स्टेबल नहीं होने दिया जा रहा। अंग्रेज ऐसी शरारतें करके गया है ना इस इलाके में, अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ के चला गया। कश्मीर का मामला छोड़ गया, इधर दीगर अब डिवीजन ही होना था तो डिवीजन फिर तरीके से करते, ढंग से करते। चाइना के साथ बॉर्डर के मैटर इशू सेटल ही नहीं थे। जब आप वर्ल्ड वॉर जीते हो, आप सब चीज़ें हो टेबल पर बैठ के क्लियर करो। उसके बाद चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लेता है और अब वो आपके साथ बॉर्डर मैटर लगे हुए हैं। चाइना के साथ भारत के मामला सेटल नहीं हो रहे। अब डोवल साहब पुतिन से मिलने के बाद फौरन गए और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकात की और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ बैठ के तफसील से बात हुई। और इसके बाद चाइना ने कंफर्म किया है कि 4 ख़ास जगहों पे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ईस्ट लद्दाख में, जहाँ पे गलवान वैली भी है, वो 4 जगहों पे मिलिट्री को दूर हटाया जा रहा है चाइना की तरफ से। और ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के दरमियान सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में मुलाकात हुई और ये चीज़ें हुई हैं। अगर ये मामला भारत इंडिया का सेट हो जाता है तो भारत इंडिया की आपस की ट्रेड भी बहुत बूस्ट करेगी, दोनों में ट्रस्ट फैक्टर आएगा, तो इस रीजन की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मसला वही है कि चीज़ें सेट कोई करने नहीं देता। अब जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने अभी बताया कि कुछ देशों की आदत होती है कि वो इंटरफेयर करते हैं, तो आदत नहीं है, ये एम्पायर्स के लिए ज़रूरी है। एम्पायर्स जितनी भी हिस्ट्री में रही हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाकी कंट्रीज़ के मामलात को भी नज़र में रखें, वरना वो एग्जिस्ट तो कर जाती हैं लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो अजीज़ दोस्तों, भारत के खिलाफ साजिशें तो चलती रहती हैं। उस साजिश का एक सबसे बड़ा मोहरा जो सामने चल के आया है, वैसे तो अरसे से यही जमात ही रही है जो भारत का सौदा करती रही है पूरी दुनिया में। अब उनके जो इस वक्त लीडर बने हुए हैं राहुल गांधी साहब। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India.
Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution, we are not going to accept an attack on our religion, we are not going to accept an attack. उनको एक हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि उनको एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर का लीडर और पता नहीं क्या क्या, मतलब काफ़ी अरसे से इनकी ये पूजा की जा रही है, इनको रीलॉन्च किया जा रहा है ना। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में कि ये इस मिसाइल को गांधी खानदान रीलॉन्च कर करके थक गया है, तो अब इस बार भी लॉन्चिंग बड़ी लंबी चौड़ी हुई। और राहुल गांधी जो है ना, वो भारत के लिए इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो गए हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेज़ अमेरिका का फॉर्मूला रहा है हमेशा से, उसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर रहे हैं। और डिवाइड एंड रूल पहले इन्होंने कास्ट के नाम पे किया, खुद इनका अपना पता नहीं है, दादी हिंदू है दादा पारसी है, तो बाप आधा हिंदू हुआ आधा पारसी हुआ, माँ कैथोलिक, खुद पता नहीं क्या है। और ये जाति के ऊपर टोटल इलेक्शन से पहले से लगे हुए हैं और डिवाइड एंड रूल वाला जाति का जो वो सिस्टम है वो कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अमेरिका गए 6 दिन के दौरे पे। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका जाओ जिसको जाना जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन आप अपने देश के अंदर के मामला तो आके ठीक इधर नहीं बातें करोगे ना। एक मिसाल है कि जो बाइडेन की सरकार है और भारत के ट्रिप पे एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश आते हैं, तो वो अमेरिका के अंदर के मामला तो उधर डिस्कस नहीं करेंगे ना। आप अंदर के मामला डिस्कस कर रहे हो और भड़का रहे हो, एक ग्राउंड दे रहे हो। भाई
ये सैन फ्रांसिस्को के एक उसमें राहुल गांधी के प्रोग्राम में एक अखबार की हेडलाइन थी कि राहुल गांधी इंडिया से आया है कि पाकिस्तान से आया है, क्योंकि वो जिस किस्म की बातें अपने प्रोग्रामों में कर रहे हैं वो एंटी इंडिया हैं। तो पहला इंप्रेशन यही जाता है कि यार इसका मतलब कोई पाकिस्तानी बोल रहा है या पाकिस्तान बैक बोल रहा है, जो भारत के खिलाफ बातें जा रही हैं। तो आर्मी को डिवाइड करने की बातें की इन्होंने, कोशिशें की। एक आर्मी का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भारत में करप्शन फ्री है, स्ट्रांग है, डेमोक्रेटिक है, और भारत की रक्षा के लिए अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है तो भारत की सेना है। उसको खराब करने की कोशिश की। अमेरिका जा रहे हैं तो इल्हान उमर से मिल रहे हैं। अब कोई ये बताए कि इनसे पूछे कि आप इल्हान उमर से मिलने गए तो आपने इल्हान उमर से पूछा था कि जो एंटी इंडिया रिजोल्यूशन उन्होंने अमेरिका के हाउस में पेश किया था वो क्यों किया था? फिर इनसे पूछा आपने कि आप पाकिस्तान के दौरे पे गई थी तो आप पीओके क्यों गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल तक क्यों गई थी? वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। इल्हान उमर सोमालिया में पैदा हुई थी, भाग के इधर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इल्हान उमर अपने भाई से शादी करके सेटल हुई है इधर। ये सब चीज़ें इल्हान उमर ने की हैं। इसका पूरा ये कांग्रेस में आई जो भी हुआ, इसका पूरा इसका ये नज़र आया है कि इसको इसराइल और इंडिया से शदीद नफ़रत है। इस औरत से ही मुलाकात करने गए। अब मुलाकातें तो इन्होंने की, जो पब्लिक में हुई हैं वो तो ज़ाहिर हमें पता ही है। देखें, हम राहुल गांधी भारत जैसे कंट्री का लीडर ऑफ ओपोजिशन है, फिर गांधी खानदान से है, हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं जैसे एक मिसाल है, 2018 में गया था अमेरिका, वॉशिंगटन, थॉरनबर्ग या ऐसा ही कोई नाम था, यूएस कांग्रेसमैन था लॉस एंजलिस से, उसकी दावत पे कैपिटल हिल में स्पीच भी की एक प्रोग्राम में। तकरीबन 50-100 लोग थे उसमें, सेनेटर्स भी थे और कांग्रेसमैन भी थे। फिर इंडिविजुअल मुलाकात हुई उस कांग्रेसमैन से लॉस एंजलिस के। इसी तरह का कमरा था जिस तरह का ये राहुल गांधी बैठे हैं। हमारे उसमें 2-3 लोग थे, मतलब सेनेटर था, वो कांग्रेसमैन था और उसके स्टाफ के 2 लोग थे और एक शायद दूसरे डिपार्टमेंट से कोई आके बैठा था। तो हमने उनको सामने अपना पूरा केस रखा मुहाजिरों का और ये और वो। उस वक्त में अल्ताफ भाई ने मुझे भेजा था तो मैं गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जो प्रेस शो कर रहा है ऐसे जैसे वो अमेरिका में बाइडेन और पेंटागन के साथ मिल के बैठ के सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन इसको छोटा भी नहीं ले सकते, क्योंकि बांग्लादेश के मॉडल की बार बार बात की जा रही है कि भारत में इसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये चीज़ होनी है। भारत में इसके लिए काफ़ी चीज़ें कोशिश की जा रही हैं और आंदोलन की बात है कि पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो जाए और ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसको लीड इस वक्त ये साहब कर रहे हैं और इन साहब की हरकतें टोटल एंटी इंडिया हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि भारत की पब्लिक इसका हिसाब क्यों नहीं लेती राहुल गांधी से और कांग्रेस से। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।